हवा में फेंका गया 5 पाउंड का हथौड़ा आया और उसने नई नवेली व्हाइट कॉन्टेसा की विंडशील्ड को चूर कर दिया। कार रुक गई। ब्लैक कपड़े पहने कुछ बंदूकधारियों का ग्रुप कार के पास में पहुंचा। एक ने छटके हुए विंडस्क्रीन को धक्का दिया। बंदूकधारियों ने अंदर बैठे लोगों को देखा। उन्होंने काला सूट पहने पीछे की सीट पर बैठे एक आदमी की तरफ अपनी बंदूकें तान दी। उसके बॉडी में कई फायरिंग्स के बाद हत्यारे सीन से गायब हो गए। पूरी वारदात सड़क पर खड़े लोगों की नजरों के ठीक सामने 1 मिनट में घट गई। आसपास रहने वाले लोग शॉक में थे और अपनी बालकनियों से झांक रहे थे। पेरी क्रॉस रोड के लोगों ने ऐसा भयानक सीन कभी नहीं देखा था। हत्यारे अपने पीछे 2 चीजें छोड़ गए थे, एक हथौड़ा और 30 गोलियों से छलनी एक मरा हुआ इंसान। हत्या का शिकार ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस का उद्योगपति थकीउद्दीन वाहिद था। वाहिद कोचीन केरल का रहने वाला था और एक बहुत शरीफ खानदान से ताल्लुक रखता था। शुरुआत में उसने सेंट्रल मुंबई के दादर एरिया में एक ट्रैवल एजेंसी खोलकर उसमें सक्सेस हासिल की। बाद में वाहिद पहला ऐसा उद्योगपति बना जिसने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनकी सरकार में लाए गए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का फायदा उठाते हुए एक प्राइवेट एयरलाइन की शुरुआत की और सरकार द्वारा चलाई जा रही इंडियन एयरलाइंस और एक नौसिखिया एयरलाइंस वायुदूत से कंपटीशन की। लेकिन बदकिस्मती के एक ही अटैक ने न सिर्फ इस इंसान को खत्म कर दिया बल्कि उसके पीछे सक्रिय उत्साह को भी झटका पहुंचाया। वाहिद की हत्या ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस और उसके दूसरे कारोबारों के लिए घातक साबित हुई। यह हाई प्रोफाइल हत्याकांड पुलिस कमिश्नर R.D. त्यागी, जॉइंट कमिश्नर पुलिस क्राइम R.S. शर्मा और कई सीनियर राजनेताओं को स्पॉट पर खींच कर ले गया। कार के बोनेट पर पड़े हथौड़े ने उन्हें उलझन में डाल दिया। ये एक विचित्र सिग्नेचर था, लेकिन बाद में राजन के अचूक शूटर रोहित वर्मा का सिग्नेचर साबित हुआ। 2 महीने के भीतर ही राजन ने कुकरेजा की हत्या का बदला लेने का फैसला कर लिया था और पलटवार करने में उसने जरा भी देर नहीं की। वो कॉम्पिटिटर को बता देना चाहता था कि वो तुरंत हिसाब चुकता कर रहा है। दूसरों की ही तरह उसने भी इस बात को समझ लिया था कि किसी भी बड़ी हत्या के बाद पुलिस अपने सिक्योरिटी को बढ़ा देती है और रिलेटेड गैंग्स के संदिग्ध क्रिमिनल्स की धरपकड़ में लग जाती है। इसीलिए क्रिमिनल्स तुरंत शहर छोड़कर भाग जाते हैं। इस किस्म की आकस्मिक धरपकड़ भाड़े के माफिया मर्डरर्स के लिए बहुत बड़ी बाधा थी और वो तभी वापस आते थे जब पुलिस लापरवाह हो जाती थी। इसीलिए राजन ने पूरे 2 महीने इस मौके का वेट किया था ताकि दाऊद के साथ अपना हिसाब बराबर करने के लिए सिक्योर तरीके से अटैक कर सके। कुकारेजा और वाहिद मर्डर्स ने मुंबई के दौलतमंद लोगों के वर्ग को तो हिलाकर रख ही दिया था, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स में भी खलबली पैदा कर दी थी। जब माफिया सड़कों पर उतर आता है तो जनता की और राजनेताओं की लगातार लताड़ मुंबई पुलिस को ही झेलनी पड़ती है। पुलिस ने कहने की कोशिश की कि मारे गए लोगों के तार माफिया से जुड़े हुए थे और गैंग्स के इस आपसी तनाव से मासूम लोग प्रभावित नहीं थे, लेकिन राज्य का प्रशासन और नेता ये साबित करने पर तुले हुए थे कि पुलिस फेल रही है और यह राज्य की लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। लेकिन आगे क्या होने वाला है इसकी खबर किसी को भी नहीं थी, न पुलिस को, न प्रशासन को और न ही राजनेताओं को। उन्हें पता ही नहीं था कि जो कुछ उन्होंने देखा है वो सिर्फ एक ट्रेलर था। पिक्चर अभी बाकी थी। कुकरेजा और वाहिद की हत्याओं ने हिंसा और गोलीबारी के प्यासे गैंगस्टर्स की ओर बेकाबू खून खराबे की बारह ला दी। राजन, शकील, गवली और अब अब्बू सलेम गैंग्स के वफादारों या उनके फाइनेंसरों की हत्याओं के फरमान जारी करने लगे। जब तब उन्हें मार भी दिया जाता था क्योंकि वो गैंगस्टर्स द्वारा मांगा गया पैसा देने से इनकार कर देते थे। मनीष शाह, दिलीप वलेचा, नटवरलाल देसाई जैसे बिल्डरों की और करीम मरेडिया, वल्लभ ठक्कर और सुनील खटाऊ जैसे उद्योगपतियों की दिन दहाड़े हत्याएं कर दी गईं। ये हत्याएं आपस में लड़ते गैंगस्टर्स के अहंकार को तो बढ़ाती ही थीं, उन लोगों के लिए वार्निंग भी होती थी जो अपना बटुआ ढीला करते हुए हिचकिचाते थे। इस बीच हत्याओं की फहरिस्त दिनों दिन लंबी होती जा रही थी। महीने सालों में बदल गए, लेकिन इन वारदातों के थमने का दूर दूर तक कोई असर नहीं था। 4 सालों के भीतर ही गैंगवार और भी ज्यादा खूनी और हिंसक हो गया और माफिया पर कोई आंच नहीं आई क्योंकि उनके प्यादे और वफादार अपनी जान की कीमतें चुका रहे थे। सलेम ने अब फिल्म बिजनेस पर कंसंट्रेट करने का फैसला किया और फिल्म मेकर सुभाष घई और राजीव राय के मामलों में नाकामयाब होने के बाद उसने रियाज सिद्दीकी को आखिर मरवा ही दिया। शकील भी पीछे नहीं रहना चाहता था और उसने प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल की हत्या के लिए यह दावा करते हुए सुपारी दे दी कि उसका संबंध राजन के साथ है। जहां तक सलेम का सवाल था, वो एक बड़े और बेहतर शिकार की तलाश में था। दुबई में 3 साल बिताने के बाद सलेम आखिरकार अपने सबसे बड़े शिकार तक पहुंच ही गया। गुलशन कुमार अपनी कड़ी मेहनत और लगन से सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचा हुआ इंसान था। गुलशन कुमार नई दिल्ली के दरियागंज की सड़कों पर फलों का रस बेचने वाले एक शरीफ आदमी का बेटा था, जिसकी हमेशा से बड़ा आदमी बनने की ख्वाहिश रही थी। 23 साल की उम्र में उसने नोएडा में सुपर कैसेट्स नाम की कंपनी खोली, जिससे वो सस्ते ऑडियो कैसेटों का बिजनेस करता था। कैसेटों की कम प्राइस की वजह से सुपर कैसेट्स कंपनी को बेहद सक्सेस हासिल हुई। बाद में गुलशन कुमार ने हिंदुओं के धार्मिक गीतों की कैसेटों का काम शुरू कर दिया। जब उसका बिजनेस काफी फैलने लगा
तो उसने हिंदू कथाओं पर आधारित वीडियो कैसेटों का प्रोडक्शन शुरू कर दिया और अपनी कंपनी से हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में जी जान से लग गया। 80 के दशक के बाद में फिल्म इंडस्ट्री एक ताकतवर ग्रुप के कंट्रोल में हुआ करती थी, जो कुछ खास चुनिंदा एक्टर्स को ही प्रमोट करता था। गुलशन ने, जिसने धीरे धीरे संगीत की दुनिया में अपना दबदबा कायम कर लिया था, सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू जैसी नई प्रतिभाओं को पेश किया। वो नए एक्टर्स और डायरेक्टर्स को भी इंडस्ट्री में लेकर आया। उसने मुंबई में इन सिंगर्स को टी सीरीज से प्रमोट किया। टी सीरीज न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी मनोरंजन का एक पॉपुलर ब्रांड बन गया और गुलशन कुमार के बारे में कहा जाने लगा कि वो म्यूजिक का किंग है और वो जिसे छू दे वही सोना हो जाता है। गुलशन कुमार एक श्रद्धालु हिंदू था और वो हर साल वैष्णव देवी के तीर्थ स्थल पर बड़े पैमाने पर भोजन कराने का इंतजाम करता था, जिसे देवी का भंडारा कहा जाता था। देखते ही देखते उसकी पॉपुलैरिटी, दौलत और रुतबे में कई गुना बढ़ोतरी हो गई। इस कदर की बताया जाता है कि 92-93 में उसने देश में सबसे ज्यादा टैक्स का भुगतान किया था। अबू सलेम ने किसी बड़ी फिल्मी हस्ती को अपना शिकार बनाने के सिलसिले में दो लोगों के बारे में सोचा था, सुभाष घई और राजीव राय। लेकिन जब दोनों के मामले में उसकी प्लानिंग्स कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि दोनों बार उसके शूटर पकड़ लिए गए थे, तो अपना ध्यान उसने गुलशन कुमार पर करना शुरू किया। सलेम लंबे अरसे से कुमार से पैसों की मांग करते हुए उसे धमकाता आ रहा था और कुमार उसे दो टुक ढंग से मना करता रहा था। इससे सलेम नाराज हो गया और जल्दी ही उसने इस म्यूजिक किंग को नेस्तनाबूद करने की प्लानिंग बना डाली। 5 अगस्त 1997 को राजीव राय पर हुए हमले के बाद इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर ने सलेम को दुबई में फोन करके उससे फिल्मी हस्तियों पर हो रहे हमलों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। तब सलेम ने कहा कि मैं सुभाष घई और राजीव राय को मारना नहीं चाहता था, इरादा उन्हें सिर्फ डराने का था। लेकिन अगले हफ्ते देखना जब मेरे आदमी एक फिल्मी हस्ती को मारेंगे। इस बार इरादा किसी को डराने का नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री को चेतावनी देने का है। रिपोर्टर तुरंत एक टैक्सी लेकर क्रॉफोर्ड मार्केट के क्राइम ब्रांच पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचा। उसने क्राइम ब्रांच के चीफ रणजीत सिन्हा शर्मा को सलेम के साथ हुई पूरी बातचीत का ब्यौरा दिया। शर्मा ने पूरे किस्से को सीरियसली सुना और खुद ही तुरंत क्राइम यूनिट के लोगों को फोन किए। बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराई गई। शर्मा से एक ही चूक हुई, उन्होंने गुलशन कुमार की हिफाजत पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसमें शर्मा का कोई कसूर नहीं था, क्योंकि पुलिस मशीनरी के भीतर किसी के भी मन में ख्याल नहीं था कि गुलशन कुमार को शिकार बनाया जा सकता है। काफी बाद में जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को पता चला कि सलेम ने गुलशन कुमार से हर महीने 5 लाख रुपए देने की मांग की थी। कुमार ने पैसे देने से साफ इनकार करते हुए सलेम से कहा था कि वह उतना पैसा दाऊद के गैंग को देने की बजाय माता वैष्णव देवी के भंडारे के लिए दान करना पसंद करेगा। बदले की भावना से भरकर सलेम ने उसे ठीक मंदिर के ही सामने मारने का फैसला कर लिया था। हर सुबह अपना काम शुरू करने से पहले गुलशन कुमार अंधेरी के जीतेश्वर महादेव मंदिर जाकर पूजा अर्चना किया करता था। सावधानी के तौर पर उसने एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ था जो कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। इसलिए 12 अगस्त 1997 को सलेम के आदमियों ने रिपोर्ट दी कि उसका गार्ड उसके साथ नहीं है। उसने तुरंत उन्हें हुक्म दिया कि कुमार को मंदिर के बाहर मार दिया जाए। साथ ही कहा कि गोली चलाते समय वे सलेम से उसके सेलफोन पर संपर्क बनाए रखें ताकि वह तड़पते हुए गुलशन की चीखों सुन सके। जैसे ही गुलशन कुमार मंदिर से निकला, राजा नाम के हत्यारे ने उस पर गोलियां बरसा दी। कुमार को हाथ और कमर में गोलियां लगीं और उसका खून बुरी तरह बह निकला। उसने छुपने की कोशिश की और एक पब्लिक टॉयलेट में घुस गया। हत्यारा उसके पीछे भागा और कुछ और गोलियां उस पर फायर कर दी। दर्द से छटपटाता हुआ गुलशन रेंगता हुआ टॉयलेट से बाहर निकला। उसे टॉयलेट के पास में एक झुग्गी दिखाई दी। अपनी जान बचाने की हताश कोशिश में गुलशन रेंगता हुआ झुग्गी में घुस गया। खून और जिंदगी दोनों ही धीरे धीरे उसके जिस्म को छोड़े जा रहे थे। जब सांसों को तरसते हाँफते हुए कुमार ने झुग्गी में रह रही बूढ़ी औरत से मिन्नत की कि वह झुग्गी का दरवाजा बंद कर हत्यारों को अंदर आने से रोके और उसकी जान बचा ले, वह बूढ़ी औरत गोलियों के धमाकों और खून में लथपथ इस बुरी तरह जख्मी आदमी को देखकर इस कदर घबराई हुई थी कि जाकर दरवाजा बंद करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। हथियारों ने इस पूरी वारदात के दौरान अपना सेलफोन चालू कर रखा था ताकि सलेम सारी आवाजें सुन सके। अंत में उन्होंने सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरा करने का निश्चय किया। वो झोपड़ी में घुसे, उन्होंने कुमार के बॉडी में 15 और गोलियां फायर की और उसे मरा हुआ छोड़कर चले गए। दिल दहला देने वाला पूरा का पूरा ड्रामा अंधेरी की एक व्यस्त गली में दिन दहाड़े 15 से 20 मिनट तक जारी रहा। लेकिन किसी तमाशबीन ने गुलशन कुमार की मदद करने की या मदद के लिए पुलिस को कॉल करने की कोशिश नहीं की। रंग से राजा बने इस इंसान का किस्सा इस तरह अकेले असहाय दम तोड़ने के साथ खत्म हुआ। एक ऐसे इंसान का किस्सा जिसने अनगिनत लोगों की हेल्प की थी। जिस क्रूर और बेरहम तरीके से कुमार की हत्या की गई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मुंबई ने बहुत माफिया हत्याएं देखी थीं, लेकिन इस हत्या ने क्रूरता की तमाम हदों को पार कर दिया था। ये नृशंसता से भी ऊपर की चीज थी और सलेम के राक्षसीपन की हर कहीं चर्चा थी, संसद से लेकर सड़क तक।
गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इंडियन एक्सप्रेस में कहा कि एक सभ्य समाज में, खास तौर पर एक ऐसे शहर में जो अनुशासन और नागरिक चेतना के लिए जाना जाता है, ऐसी हत्या के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने उल्लेख किया कि किस तरह गुलशन कुमार ने फिल्म संगीत की दुनिया में अपनी एक जगह बनाई थी और ये कि यह एक ऐसी क्षति है जिसका दुख संगीत प्रेमियों के दिलों में हमेशा हमेशा बना रहेगा। पूरा फिल्म जगत इस हत्या के नतीजे में दहशत से भर गया, जो इस कदर क्रूर थी कि उसकी कल्पना उन्होंने अपनी फिल्मों में भी नहीं की थी। डायरेक्टर महेश भट्ट, जिन्होंने कुमार के लिए आशिकी का डायरेक्शन किया था, ने बिल्कुल ठीक कहा था कि जब आप गुलशन कुमार की हत्या करते हैं तो आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक की हत्या करते हैं। गुलशन कुमार को मारकर वो कह रहे हैं कि लगाम हमारे हाथों में है और उन्होंने इसे साबित कर दिखाया है। पूरा फिल्म जगत दहशत में है। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने एक बार फिर से अब्बू सलेम को फोन करके पूछा कि क्या तुम इसी हत्या की बात कर रहे थे, लेकिन इस बार उसका तेवर गायब था। सलेम के गैंग के लोगों ने ही उसकी बोलती बंद कर दी थी। मुंबई से नई दिल्ली तक और नई दिल्ली से दुबई तक माफिया खुद ही गुस्से से लाल पीला हो रहा था। ये एक हिमाकत ही थी कि एक छोट भैया, जो अभी अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हुआ है, इतने बड़े कृत्य को कर गुजरे। दाऊद का पूरा गैंग डर के मारे दुम दबाए हुए था। रिपोर्टर ने ध्यान दिया कि इस बार सलेम के लहजे में वैसी हेकड़ी, कॉन्फिडेंस नहीं था जैसा पिछले हफ्ते था। इस बार उसका अंदाजा और लहजा बिल्कुल अलग थे। बोलने से पहले वो कुछ पल हिचकिचाया। जब बोला तो उसने एक निहायत ही अनबिलीवेबल सी बात कही। ये मर्डरलाल कृष्ण आडवाणी ने करवाया है। आप उनसे बात क्यों नहीं करते? रिपोर्टर को इस कदर झटका लगा कि उसे आगे कुछ बोलते नहीं बना। मुंबई अंडरवर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज देखिए। वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।